हेलो ट्वेल्थ क्लास। आपका जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का चैप्टर चल रहा था ये अब खत्म होने वाला है। ठीक है, इस पार्ट के अंदर हम इसके मेजर डेटा की बात करेंगे। ध्यान रखना भाई, ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग, बाकियों में तो थोड़ी जनरल बातें थी, इस पार्ट में थोड़ा डेटा है जो एग्जाम में पूछा जाता है। इस वीडियो के अंदर अभी और भी इसके अलावा और भी डेटा है जो हम पढ़ेंगे। ये वाला डेटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए इंडियन इकोनॉमी के अंदर आपको अच्छे नंबर तभी मिलते हैं जब आप अपने आंसर्स में मैक्सिमम डेटा लिखते हो। इसके अलावा डेटा आपके थ्योरी आंसर्स में मदद करेगा। जहां आपको डेटा पता है वहां पर इंक्लूड कर देना अपने आंसर के अंदर। उसके अलावा कई बार वाइवा लेने जो एग्जामिनर्स आते हैं आपका, वो आपसे कुछ ना कुछ डेटा पूछ लेते हैं और एमसीक्यूज में तो डेटा आता ही है। तो इस वीडियो के अंदर स्पेशली डेटा कवर होगा। अभी तक इंडिया के अंदर एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या हुआ है। जो टॉपिक है आज का वो पहले क्या है, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। देखो भाई, हम स्टूडेंट्स हैं, हमने कोई एक पाथ नहीं चूज करना कि हम सिर्फ और सिर्फ तारीफें ही करे जा रहे हैं। हम दोनों पढ़ेंगे। ये कुछ डेटा है, ठीक है, ये पढ़ेंगे, ये आपको सुनने में बढ़िया लगेगा। हो सकता है इसके अंदर कुछ कमियां भी हो, मैं आपको वो भी बताऊंगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो एजुकेशन कमीशन जो 1964 से 1966 वाला उसका टाइम पीरियड था, उस टाइम पर उसने रिकमेंड करा था कि कम से कम एटलीस्ट 6% ऑफ द जीडीपी जो है वो एजुकेशन पर सरकार को खर्चना चाहिए। भाई 1964 की उससे पहले क्यों नहीं, 47 में तो आजादी हुए थे, फिर 51 में आपका पहला प्लान आया, एजुकेशन तक जाते जाते ये वाली बात थी। ठीक है, 1964 से 1966 के अंदर एजुकेशन कमीशन जो हमारे देश की है, अगर आपसे एक नंबर में एमसीक्यू पूछे कि व्हेन वाज एजुकेशन कमीशन सेटअप, तो इस रेंज पे क्लिक करना। अच्छा भैया, अगर ऑप्शन में एमसीक्यू में ये ना हुआ तो 1964 5 6 वाला आपको जो रेंज मिलेगा उस पर टिक करेंगे, क्योंकि ऑप्शन सारे ऐसे नहीं देगा ना आपको, 62 63 64 65 अलग अलग ऑप्शंस देगा। तो 1964 1966 वाले टाइम पीरियड में जो क्लोजेस्ट लगे आपको, आप उस पर टिक करके आएंगे कि व्हेन वाज एजुकेशन कमीशन सेटअप। ठीक है, इसने इस टाइम पीरियड में रिकमेंड करा था कि कम से कम 6% देश के जीडीपी का एजुकेशन पे लगना चाहिए। जिन बच्चों को जीडीपी नहीं पता क्या होता है, जीडीपी रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अर्थात इसका मतलब, भाई जीडीपी का मतलब होता है इन शॉर्ट, एक कंट्री में एक साल में कितनी फाइनल वैल्यू की गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है। तो एजुकेशन कमीशन ने रिकमेंड क्या किया था कि कम से कम 6% ऑफ द जीडीपी एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए। ये हमने अभी लास्ट वीडियो के अंदर एक पार्ट में भी पढ़ा था कि इन्होंने रिकमेंड 6% करा हुआ है, लेकिन खर्च सिर्फ सरकार 4% ही कर पाती है, तो वो एक डीमेरिट था। ठीक है, उसके बाद बेटा 1998 से 1999 में इस टाइम पीरियड पर गवर्नमेंट ने एक कमेटी अपॉइंट करी थी। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, तपस मजूमदार कमेटी। ठीक है, मजनूदार नहीं बोलना, तपस मजूमदार कमेटी। ये एक कमेटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहां से ये कमेटी और आगे वाले रूरल डेवलपमेंट में कावे कमेटी, ये दो तीन कमेटियां हैं आपकी जो इंपॉर्टेंट है, जिसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तपस मजूमदार कमेटी एजुकेशन के लिए थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1998 1999 में इसको अपॉइंट करा था। कुछ बुक्स में डेटा 1998 का है, कुछ में 1999 का है। एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस के अंदर जो सबसे क्लोजेस्ट आपको दिखेगा ना आपके चार ऑप्शंस में से, उस पर टिक करके आना। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1998 से 1999 के टाइम पीरियड में तपस मजूमदार कमेटी अपॉइंट करी थी। और इस कमेटी ने ये सारे प्रयास करे थे कि भाई जो भी बच्चे 6 से 14 ईयर्स तक की एज के है ना, उनको एजुकेशन मिले। इस कमेटी ने पूरी पूरी कोशिशें करी। इस कमेटी ने टाइम टू टाइम ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करे, ऐसे आइडियाज, ऐसे इनिशिएटिव्स दिए, जिससे भाई जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं ना, और ये बार बार ध्यान रखना 6 से 14 साल आएगा, अभी जब हम आरटीई पढ़ेंगे ना यहाँ पर भी आएगा यार। 6 से 14 साल होता है क्लास वाइज, अगर मैं बोलूं तो फर्स्ट से 8वीं क्लास, क्योंकि यूजुअली बच्चा 5-6 साल की उम्र के अंदर एडमिशन लेता है फर्स्ट क्लास में, और लगभग जब वो 14 का होता है तो वो 8वीं कक्षा के अंदर होता है। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेना। तो इस कमेटी ने बहुत सारे प्रयास करे थे कि भाई जो भी 6 से 14 ईयर्स तक के बच्चे हैं वो एजुकेशन के अंदर आए। और अच्छा, आप सोचोगे भैया गवर्नमेंट खुद ही कर लेती, कमेटी क्यों बनाई? यार जब एक बार कोई कमेटी बन जाती है ना, क्योंकि सरकार पे और बहुत सारे काम है, अगर एक बार एक सेपरेट डिपार्टमेंट अलग कर दिया ना, तो वो टाइम टू टाइम सरकार को रिमाइंड करवाता रहेगा। सरकार पे पैसा तो बहुत है, लेकिन
इतना ध्यान नहीं रहता ना कि यार कहाँ पे क्या खर्चा करना है। तो अगर एक कमेटी अलग से अपॉइंट कर दी, एक सम सॉर्ट ऑफ ऑफिस वगैरह प्रोवाइड करा दिया, तो टाइम टू टाइम वो रिमाइंडर्स करवाते रहेंगे गवर्नमेंट को कि सर इस बारी का ऐसा है, ऐसा है, ये रिपोर्ट्स है, अब इतना करना है, वैसे करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके अलावा भाई ये इंडिया के अंदर कोई बहुत बढ़िया चीज हुई है जो पास्ट में हुई है, आरटीई 2009। आरटीई रेफर्स टू राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये बहुत बढ़िया चीज है भाई जो इंडिया की हिस्ट्री के अंदर हुई थी। इस एक्ट ने एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया था। भाई ये एक्ट क्या कहती है इन शॉर्ट, इस एक्ट के चलते आज की डेट में भी पहली से 8वीं क्लास तक की पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कहोगे हैं भैया क्या बोल रहे हो, हमें तो नहीं मिली जी। आप प्राइवेट स्कूल से पढ़े हो बच्चों। और जो यहाँ पर बच्चे केवी वाले हैं ना, केवी नवोदया आर अ पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जो आपके असली सरकारी स्कूल होते हैं ना स्टेट गवर्नमेंट वाले, जहां पर वोटिंग होती है, जहां पर आप वोट डालने जाते हो, जो सही में देखने में 100% सरकारी आपको लग भी रहे होते हैं, उन स्कूल्स के अंदर पहली से 8वीं क्लास तक की जो स्टडी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और स्टडी ही फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, एक तो इस एक्ट ने 6 से 14 साल, फिर वही बात, 6 से 14 साल मतलब फर्स्ट से 8th क्लास तक की पढ़ाई को फ्री करा। और सिर्फ फ्री एजुकेशन नहीं, एक एक खर्चा फ्री करा भाई उनका। इसके अंदर अभी आरटी के अंदर क्या होता है, अगर कोई भी बच्चा राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर एडमिशन लेता है किसी स्टेट गवर्नमेंट के सरकारी स्कूल में, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हरियाणा में ही पाए जाते हैं, यूपी में ही पाए जाते हैं, ऑल ओवर इंडिया जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स है वहां पर बहुत सारे स्कूल ओपन करे गए हैं जहां पर जो एक्चुअली नीडी लोग हैं वो जाए, पहली से 8वीं कक्षा तक की उनकी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके अलावा सरकार ने उसको प्रमोट करने के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स दिए कि बच्चों को आप स्कूल भेजो, उनको मिड डे मील भी देंगे। और ऐसा नहीं है कि यार वो बेकार होती है, मतलब प्रॉपर उनके न्यूट्रिशन का ध्यान दिया जाता है, उनको वहां पर गर्म दूध, फ्रूट्स, ठीक है, खिचड़ी और प्रॉपर जो उनका खाना वगैरह होता है वो भी मिलता है, ठीक है। फ्री एजुकेशन भी, साथ में मिड डे मील भी, प्लस ऑल एजुकेशन एक्सपेंसेस विल बी बोर्न बाय गवर्नमेंट। आपको लग रहा होगा अच्छा भैया सिर्फ स्कूल की फीस सरकार भर रही है, नहीं 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 नहीं, जो बुक्स है वो भी सरकार देती है। उसके अलावा इवन सरकार यूनिफॉर्म तक का पैसा देती है भाई, पहली से 8वीं कक्षा के अंदर अगर कोई भी, तो इसका आप लोग भी ध्यान रखना, अगर आपके आसपास आपके नोन में कोई नीडी हो तो यार उस बच्चे की एडमिशन ना किसी सरकारी स्कूल में, असली सरकारी स्कूल में करवा दो जो किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। उनकी 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई फ्री हो जाएगी, बच्चा और उसके पेरेंट्स आपको दुआएं देंगे, ठीक है। फ्री एजुकेशन प्लस उन्हें मिड डे मील भी दी जाती है। मिड डे मील के यार दो कारण है, एक तो ये कि जेन्युइनली वो बच्चे नीडी है तो खाना उन्हें एक टाइम वहां मिलेगा। दूसरी बात, गांव देहात वगैरह वाले एरियाज के अंदर ना कई बच्चे और कई पेरेंट्स तो अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए स्कूल भेज देते हैं कि चलो कम से कम एक टाइम का खाना तो बाहर खाएंगे, ठीक है। तो मिड डे मील, उसके अलावा और बहुत सारे उनके एक्सपेंसेस सरकार देती है, जैसे कि उनकी बुक्स का, नोटबुक्स का, आपका यूनिफॉर्म एक्सपेंसेस, वो सब चीजें। तो ये बहुत बढ़िया एक्ट है, ठीक है। लेकिन ये है कब तक, 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई। उसके बाद गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में 2% का एजुकेशनल सेस लगाया है। हमारे यहाँ क्या होता है, इनकम टैक्स के अंदर ना 4% का टोटल सेस लगता है, एक एक्स्ट्रा टैक्स लगता है इनकम के ऊपर। उसमें से 2% एजुकेशन पे जाता है और 2% जो होता है वो हेल्थ केयर पे जाता है। तो अगर हम एजुकेशन की बात करें तो 2% का एजुकेशनल सेस लगाया है सारे यूनियन टैक्सेस पर। अब इसका सरकार करेगी क्या भाई, ये 2% का एजुकेशनल सेस लगाकर जो भी सरकार को रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू मतलब जो कमाई जनरेट होगी, वो सारी की सारी सरकार एलिमेंट्री एजुकेशन पर लगाएगी। एलिमेंट्री एजुकेशन ये वाली होती है भाई, उस दिन भी हमने पढ़ा था। एलिमेंट्री कौन सी होती है, फर्स्ट क्लास से 8वीं क्लास तक की जो पढ़ाई होती है वो एलिमेंट्री एजुकेशन कहलाती है। इसके अलावा अब ये तो होगी यार एलिमेंट्री एजुकेशन की बात, और ये सही बात है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट मेजर खर्चा जो कर रही है वो एलिमेंट्री एजुकेशन पर ही कर रही है। इतना ज्यादा सीनियर सेकेंडरी, सेकेंडरी या टर्शरी एजुकेशन जो आपकी हायर लेवल एजुकेशन है ना, कॉलेज यूनिवर्सिटीज, उस पर इतना ज्यादा नहीं खर्चा होता है। उसके लिए और क्या करें, हायर एजुकेशन भी जरूरी है। तो उसको प्रमोट करने के लिए, हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी लोन स्कीम्स देती है भाई डिजर्विंग स्टूडेंट्स को, ठीक है। कई बार तो कोलेटरल फ्री लोन, कि मतलब कोई डिजर्विंग बच्चा है, बस वही है कि अवेयरनेस नहीं है, मान लो यार उसको कल को एमबीए परस्यू करनी है, ठीक है, और उसके लिए खर्चा अच्छा आ रहा है, ठीक है, lakhs of rupees विल बी इन्वेस्टेड इन दैट, तो उसके लिए गवर्नमेंट लोन अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कराती है। और बहुत सारे लोन तो एजुकेशन वाले कोलेटरल फ्री कर दिए गए हैं कि कुछ गिरवी रखने की भी जरूरत नहीं है आपको।
इसके अलावा और बहुत कम इंटरेस्ट रेट्स पर, जस्ट प्रमोशन के लिए। और इसके अलावा यार ये लास्ट पॉइंट थोड़ा सा क्रॉप हो रहा होगा, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, ये जो आगे लास्ट सेकंड लास्ट पॉइंट था, क्या लिखा हुआ था? प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग लोन स्कीम्स फॉर स्टूडेंट्स। इसके अलावा और सरकार ने क्या करा यार, स्कॉलरशिप्स आर प्रोवाइडेड टू मेरिट होल्डर्स स्पेशली इन ग्रेड 12। आप लोग यार 12वीं के बच्चे हो, अगर मैं ये नहीं कह रहा आप लोग डिजर्विंग हो डिजर्विंग नहीं हो, आप लोग नीडी नहीं हो, वो वाली बात नहीं है। जो भी मेरिट होल्डर्स है ना, वो 12वीं कक्षा का, उसको सरकार अपने एनएसपी पोर्टल के थ्रू, एनएसपी की फुल फॉर्म यही है भाई, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। एनएसपी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। गवर्नमेंट अपने इस एनएसपी पोर्टल के थ्रू, जो गवर्नमेंट का नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, इस पोर्टल के थ्रू, वो देखो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, इस एनएसपी के थ्रू, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के थ्रू स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करी जाती है। अभी जहां तक का है कुछ ऐसा है कि 12वीं कक्षा के अंदर अगर आप लोगों के अच्छे नंबर आते हैं, 90s के अंदर अगर आपके नंबर आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपको आपकी बैचलर्स के टाइम पर 3 इयर्स तक हर साल एक पेमेंट करेगी, और वो आती ही आती है। अभी आई गेस कुछ ऐसा चल रहा है कि फर्स्ट ईयर में आपको 10,000 मिलता है सरकार से, और सेकेंड और थर्ड ईयर के अंदर आपको 12-12 हजार मिलता है। तो वो गवर्नमेंट प्रमोट करने के लिए कर रही है आपकी हायर लेवल एजुकेशन को। उसके अलावा और बथेरे ऐसे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और ऐसे ऐसे इंसेंटिव्स देती है। जो लोग उसके बाद मास्टर्स कर रहे होते हैं, अगर बैचलर्स पे बच्चे ने पढ़ाई छोड़ दी, तो वो स्कॉलरशिप वो 3 साल की रुक जाएगी। अगर वही बच्चा आगे मास्टर्स करता है 2 साल की, तो जो इस पोर्टल के अंदर रजिस्टर है, उसको फिर 20-20 हजार कुछ ऐसा अमाउंट है, जो और 2 साल आपकी एमकॉम में, एमबीए में, एमटेक में, उन सब जगहों पर मिलता है। और जो लोग पीएचडी करते हैं, उनको भी गवर्नमेंट एक फाइनेंशियल एड देती है पर मंथ के हिसाब से। तो गवर्नमेंट खर्चा तो काफी कर रही है एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। अभी ये खत्म नहीं हुआ, और भी डेटा है। आप इसका पहले फटाफट से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसको साथ के साथ नोट कर लोगे तो ज्यादा बेटर है। इसके बाद आगे क्या है आपका, इतने में ही गवर्नमेंट की कॉन्ट्रीब्यूशन रुकी नहीं, ठीक है। ये यार रिसेंटली आया कोविड से पहले, एनईपी 2020। अच्छा यार, इसके अंदर एक बात का ध्यान रखना, जो भी ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, उनका चल रहा है चैप्टर एलपीजी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसको भी एनईपी बोला जाता है। दैट इज एनईपी 1991, ठीक है। जो ऑफलाइन वाले बच्चे अभी चल रहे हैं ना, उनका ऑफलाइन में कौन सा टॉपिक चल रहा है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। तो वो दोनों में कंफ्यूज ना हो जाना, पेपर में लिख के आएगा यार, लिख के आएगा। ईयर ही हमेशा एक्ट के साथ होता है। अगर एनईपी 2020 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है। अगर एनईपी 1991 हो, मतलब वो एलपीजी पॉलिसी की बात हो रही है, ठीक है, जो आपका अगला चैप्टर है, पिछला चैप्टर है इससे। इसके अलावा एनईपी लॉन्च करा सरकार ने, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। यार ये बहुत बढ़िया चीज करी है सरकार ने। वैसे तो बच्चों को इससे प्रॉब्लम है, कुछ कुछ टीचर्स को भी इससे प्रॉब्लम है, बट चीज बहुत बढ़िया है। इसके अंदर क्या है, बहुत सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आए हैं, जिनसे स्किल्स बढ़ाई जाती है। स्किल वाले सब्जेक्ट्स आए हैं यार, लगभग लगभग पुराने जमाने में क्या हो रहा था, ओल्ड पैटर्न में कॉलेज वगैरह की पढ़ाई के अंदर 5 से 6 सब्जेक्ट रहते थे, तो बच्चों को वो करने होते थे बस। यहाँ पर कॉलेज में 8-8, 9-9 सब्जेक्ट्स आ गए हैं। कुछ माइनर सब्जेक्ट्स है, कुछ मेजर सब्जेक्ट है। बच्चे को पास होना सब में जरूरी है। बहुत सारे ना मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज लाई है गवर्नमेंट। ये कोर्सेज क्या होते हैं यार, ऐसे ऐसे अगले साल आप लोग कॉलेज में एडमिशन लेंगे ना, आप पे ऐसे ऐसे सब्जेक्ट आएंगे, एईसी, एमडीसी, एसईसी, इस शॉर्ट फॉर्म के अंदर सब्जेक्ट्स आएंगे। होंगे माइनर सब्जेक्ट्स आपके, यूजुअली 35 नंबर का सब्जेक्ट होगा, पास होना इसमें जरूरी है। ये वाले सारे आपके स्किल्स वाले सब्जेक्ट्स है। एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे अभी रिसेंटली हमारे एरिया के अंदर जैसे जो एईसी, एमडीसी, एसईसी वाले सब्जेक्ट्स चल रहे हैं कॉलेजेस के अंदर, वो ऐसे ऐसे है कि कॉमर्स का बच्चा कुछ कॉलेजेस के अंदर केमिस्ट्री पढ़ रहा है, नो डाउट उसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसका बिजनेस वाला, बिजनेस मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स, वो उसका चल रहा है साइड बाय साइड, वो उसका मेजर सब्जेक्ट है। माइनर में उसको लगभग लगभग ये जो लॉन्च करा गया है ना, ये ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए लॉन्च करा गया है, कि ऐसा ना हो कि कॉमर्स वाला कॉमर्स तक ही रह जाए, मेडिकल वाला मेडिकल तक ही रह जाए। इसके अंदर बच्चे को कोशिश करी जा रही है कि यार उसको साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, सब की थोड़ी 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 नॉलेज हो, कि यार वो ना करे, लैग आउट ना करे, रह ना जाए, ठीक है, वो वाला प्रॉब्लम ना हो। ऐसे सब्जेक्ट्स के अंदर हमारे यहाँ पर यूजुअली क्या चल रहा है यार, एक आपका कॉमर्स वाले बच्चों को C++ करवाया जा रहा है, ठीक है, कंप्यूटर कोडिंग लैंग्वेज है।
टेक्निकली वो किसका है, वो यार आपका कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है, लेकिन कॉमर्स वाला बच्चा कॉलेज में वो करेगा, HTML करवा रहे हैं, है तो वो यार एक टेक्निकल चीज, और कॉमर्स का उससे डायरेक्ट लेना देना नहीं है, ठीक है, बट करवाया जा रहा है। कुछ कुछ कॉलेजेस में तो अभी बीकॉम के फर्स्ट सेम के अंदर केमिस्ट्री पढ़वाई जा रही थी बच्चों को, कुछ जगहों पर हिस्ट्री, ठीक है, कि साइंस के, सोशल साइंस के, ह्यूमैनिटीज के हर प्रकार के सब्जेक्ट्स आ जाए बच्चे के पास, जिससे उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, और साथ के साथ उसको ये वाले सारे स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स, लाइक सिर्फ ये ना हो कि बच्चे की वो, जैसे वो रील वायरल हुई थी ना, प्लेन बीए कर रहा हूँ, वो ना हो सीन, जैसे बीकॉम कर रहा है बच्चा या बीबीए कर रहा है, तो उसके साथ साथ उस पर टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी हो, कि बाद में ये ना हो ना कि यार वो नौकरी करने गया, फिर वहां उस गालियां पड़ रही है, अच्छा तुम्हें एक्सेल चलाना भी नहीं आता। तो कॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लाइक, और वो वाला एक्सेल नहीं जैसे स्कूल में करवाया करते थे हफ्ते में एक बार, रेगुलरली क्लासेस लग रही है, उसका एग्जाम होगा, प्रॉपर उनकी लैब क्लासेस लगेंगी हफ्ते में 1 से 2 दिन, 2-3 दिन उनकी क्लासेस लगेंगी, जिसके अंदर उनको टेक्निकली सारा ये टैली सॉफ्टवेयर जो होता है अकाउंट्स का, उधर से आपका C++ हो गया थोड़ा बहुत, जावा वगैरह, पाइथन एंड ऑल, वो सारी चीजें बच्चों को करवाई जाए, और ये नहीं सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को, सबको, और ऐसी नॉन मेडिकल वाले बच्चों को हमारे वाले सब्जेक्ट्स का कुछ कुछ, थोड़ा मैनेजमेंट करा दी, थोड़ी इजी लेवल की इकोनॉमिक्स करा दी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा यार सरकार ने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी है, ठीक है, ये कुछ 4 ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर लिखी हुई है, इनकी फुल फॉर्म मैं बता रहा हूँ, अब फटाफट से साथ के साथ लिखते चलिएगा, क्योंकि इनकी फुल फॉर्म्स भी एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, इन चारों की फुल फॉर्म्स का भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछी जाती है। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। भाई एनसीईआरटी क्या करवा रहे हैं, आपको पता है आपकी स्कूल में अभी 10वीं तक की भी जो आप किताबें मेजरली पढ़ रहे थे, अभी भी आपकी एनसीईआरटी आती है, ठीक है, टेक्स्ट मटेरियल प्रोवाइड कराता है सीनियर सेकेंडरी लेवल तक का, 12वीं कक्षा तक का टेक्स्ट मटेरियल। सबसे सस्ती किताब कौन सी है मार्केट में, एनसीईआरटी। वो सस्ती क्यों है, ऐसा नहीं है यार वो बेकार है बुक, वो भी बढ़िया है, वो सस्ती क्यों है, ताकि हर बच्चा उसको इजीली एक्सेस कर पाए, ठीक है। यूजीसी, यूजीसी क्या होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूजीसी वाले का इन शॉर्ट शॉर्ट में आपके लिए क्या समझना जरूरी है, ये फंडिंग अरेंज करवाता है यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस वगैरह के लिए। एक AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये क्या करवाता है यार, जो भी ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है टेक्निकल और इंजीनियरिंग एजुकेशन की। इसके अलावा ICMR, ICMR क्या है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, जो भी आपकी हेल्थ केयर वगैरह में मेडिकल लाइन में रिसर्चेज एंड ऑल होती है, उसके लिए ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। तो ये कुछ 4 ऑर्गेनाइजेशंस भी है यार, जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। एक आधा आपको और फुल फॉर्म याद रखनी हो, CBSE की याद रख लेना, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, एक आपका ICMR हो गया, ठीक है। पहले जब हेल्थ केयर करते थे तो PGI वगैरह की भी फुल फॉर्म थी, बट मेन आपके लिए ये रहेगा। ये कुछ डेटा यार, ये जो 8 पॉइंट्स थे ना, ये कुछ डेटा बताते हैं आपको। अगर एग्जाम में, अब सुन लेना, इसकी फुल फॉर्म एक तो लिख लेना, जो मैंने बताई है दोबारा रिपीट भी करी थी, लिख लेना, ठीक है। अगर एग्जाम में आप पे कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आया कि व्हाट रोल हैज गवर्नमेंट प्लेड इन डेवलपिंग द एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, सरकार ने एजुकेशन सेक्टर के लिए क्या क्या किया, तो उसमें कोई बुराई ना लिखना, उसमें ये 8 पॉइंट्स में से आपके जितने भी नंबर का क्वेश्चन हो आप बनाकर लिख सकते हो कि यार एक बार एक क्विक रिकैप करते हैं, सरकार ने क्या क्या करा। एजुकेशन कमीशन सेटअप करी थी 1964 से 1966 में, जिसके अंदर क्या था भाई, जिसके अंदर रिकमेंड वो सारा हुआ था, रिकमेंडेशन एंड ऑल चली थी कि 6% GDP का कंट्रीब्यूट करना है एजुकेशन पे, ठीक है। उसके अलावा अब उसमें ना बुराई लिख देना कि नहीं गवर्नमेंट तो सिर्फ 4 कर रही है, अगर क्वेश्चन प्लस का होगा ना, पॉजिटिव का होगा, तो पॉजिटिव में ही चलाना, दोनों चीजें एक साथ ना मिक्स कर देना। उसके अलावा भाई सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी, तपस मजूमदार कमेटी, भाई कब आई थी, 1998 से 1999 के टाइम पीरियड में आई थी। कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक उसका और ध्यान रख लेना भाई, अगर याद रख पाओ, क्योंकि अगर कोई मैच द फॉलोइंग वगैरह में आ गया कि कौन सी ऐसी कमेटी थी जिसने 1998 1999 वाले टाइम पर यह बोला था कि सरकार को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.37 लाख करोड़ रुपीस, 1.37 लाख करोड़ रुपीस खर्चने होंगे आने वाले 10 सालों में, जिससे कि वो 6 से 14 साल तक के बच्चों को
एजुकेशन के अंडर ला सके। 1998 में बात बोली थी, अमाउंट आज भी सुनने में बड़ा लगता है, 1.37 लाख करोड़ 1998 में बोला था। किसने बोला था? तपस मजूमदार कमेटी ने। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। उसके अलावा सरकार क्या कर रही है भाई? सरकार ने आपका एक राइट टू एजुकेशन एक्ट ले आए 2009 में, वो भी हमने पढ़ा। उसके अलावा ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर आई, ठीक है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सरकार ने बनाई है, स्कॉलरशिप चल रही है यार, एनएसपी का पोर्टल गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश कर रखा है। और अगर कोई बच्चा 12वीं पास आउट का भी ये वीडियो देख रहा है और अभी अभी कॉलेज में एडमिशन लेने वाला है, तो ध्यान रखना, जल्दी ही नोटिफिकेशन आएगी। यूजुअली सितंबर अक्टूबर वाले टाइम पर ना एनएसपी का पोर्टल खुलता है। अगर आप लोगों के 12वीं के अंदर 90 के आसपास, 90 से ऊपर नंबर थे, आप अप्लाई कर दो। और अगर आपका मतलब सारा आपका एक बार ऑथेंटिक डेटा वेरीफाई हो जाता है, तो आप पे ये गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट आएगी, ठीक है। और आपकी बढ़िया बात है भाई। और इसके अलावा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई। गवर्नमेंट और क्या कर रही है यार, हायर लेवल के एजुकेशन के लिए सरकार ने और क्या करा है, बहुत सारे लोन्स वगैरह भी देते हैं हायर लेवल की स्टडीज के लिए। ये सब गवर्नमेंट बहुत सारी माइग्रेशन अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। इसके अलावा और अगर आपको बोलना हो ना, और जनरल बातें, वैसे तो ये 8 मोर देन इनफ है, फिर भी अगर आपको बोलना हो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ और इसके अंदर, तो गवर्नमेंट ने यार बहुत सारी ओपन स्कूलिंग भी सेटअप करा है। मतलब अगर और बोलना हो ना, तो यार पॉइंट्स खत्म नहीं होते, बहुत कुछ हुआ है। ये तो कुछ जनरल बातें जो बुक में लिखी हुई है, ठीक है। एक आधी एक्स्ट्रा ही बताइए तुम्हें। एक आधी जनरल अगर और लिखनी हो ना भाई, गवर्नमेंट ने एनआईओएस भी तो स्टार्ट करा हुआ है। एनआईओएस, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग। ये जरूर लिख के आना, क्योंकि बाकी बच्चे इसको लिख के नहीं आएंगे, आप लिख के आना, ठीक है। एनआईओएस गवर्नमेंट ने सेटअप करा है, वो जो ओपन स्कूलिंग होती है ना जिन लोगों की, और इसमें कोई एज बार नहीं है। आप जिस मर्जी एज के हो, अगर आपकी एक जमाने में किसी अपने रीजन से 10वीं नहीं हो रखी ना, आप 10वीं कर सकते हो, ठीक है। एक 45 साल का अंकल, एक 55 साल की आंटी भी एनआईओएस के तहत अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, जब वो चाहे अपनी लाइफ में। साल में एक बार उनका पेपर होता है, ठीक है, पूरा उनका उसमें एडमिशन होगा। तो ये बहुत बढ़िया करा है गवर्नमेंट ने एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, कि एज इज नॉट अ बार। बंदे की अगर कभी किसी रीजन से ड्रॉप पड़ गया, गैप पड़ गया, पढ़ाई छूट गई, वो भी स्कूल की, तो वो दोबारा कंप्लीट कर सकते हैं। कॉलेजेस के अंदर गवर्नमेंट ने एक चीज बोल रखी है कॉलेजेस को, कि अगर कोई बच्चा है, लेट इट बी कॉलेज के अंदर बच्चा है, उसकी 3 साल की बीकॉम है, उसने 2 साल कंप्लीट कर लिया, किसी पर्सनल रीजन से, फैमिली रीजन से, किसी भी रीजन से उसने बीच में पढ़ाई में ड्रॉप ले लिया, 2 साल उसकी डिग्री हुई है, तो यार बेशक 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना मर्जी टाइम बीत जाए, वो दोबारा अपनी उस पढ़ाई को वहां से रिज्यूम कर सकता है, 3rd ईयर से दोबारा, ठीक है। बस उसके पुराने एग्जाम सारे क्लियर होने चाहिए। तो गवर्नमेंट ने और बहुत कुछ करा है भाई, एनआईओएस जैसे इंस्टीट्यूट्स भी लाया, ये जरूर लिख के आना पेपर में, ठीक है। ये भी गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश करा है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग वगैरह वगैरह। तो अच्छा खासा डेटा यार, हमारे पास 8-9 पॉइंट्स हो गए हैं। आपको तो पेपर में सबसे बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर का ही आएगा, तो उसके लिए पॉइंट्स मिल गए। इसको सारे को नोट कर लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, जो डाउट्स होंगे बता देना। और बस एक पार्ट इसका और आएगा यार, बस बस, ठीक है, ओके।